ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है अली, आपकी तरफ आएंगे। अली, क्या समझते हैं इस वक्त सियासी महाज भी अब अपनी तरफ जारी है और माशी तौर पे जो मुल्क के हालात हैं इस पे आप क्या समझते हैं? इसाक डार साहब, चलें इस वक्त थोड़ा सा प्रोग्राम को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। इसाक डार साहब आपको लगता है कि सही नहीं कह रहे हैं? और मिफ्ता साहब ने कुछ दिनों पहले तमाम चीज़ों की पोल पट्टी खोल दी, और मिफ्ता साहब चाहे कुछ भी हों, क्योंकि खुद एक बिजनेसमैन है और अपना बिजनेस बड़ी परफेक्टली चला रहे हैं, तो उनकी बातों पे लोगों को ज़्यादा एतमाद है बनस्बत ये कि सागदार साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं उन पे यकीन किया जाए। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मिफ्ता बेचारा जो है वो दिस इज आयरॉनिक खत्म हो गया। कि वो आप जितने मुश्किल फैसले लेते हैं वो सही तो होते हैं, लेकिन वो चूंकि आपने मुश्किल फैसले लेने होते हैं तो आप फिर बुरे बनते हैं। ऐसे ही है कि एक ऐसा पेरेंट जो अपने बच्चे को रात को सोने से पहले टॉफी नहीं खाने देता, वो बच्चे के सामने बुरा बनता है ना, बट वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज चाइल्ड काम कर रहा होता है। तो मिफ्ता जो काम कर रहा था वो मुश्किल फैसले ले रहा था, लेकिन कह तो बिल्कुल ठीक रहा था कि आपको आईएमएफ के पास जाना ही जाना है। बिकॉज देखिए 5 अरब पीछे रह गए हैं और 24 अरब की रिक्वायरमेंट है अगले 1 साल की। तो अगर इसको डिफॉल्ट नहीं कहते तो मुझे तो नहीं पता कि फिर डिफॉल्ट कहते किस चीज़ को है। तो उसको पता था कि हमने आईएमएफ में जाना ही जाना है। पेट्रोल की कीमत जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, सब्सिडी को काउंटर करना पड़ेगा, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंसेस को ख़त्म करना पड़ेगा। अब एक मुश्किल हालात में मुल्क आया है, उसको ठीक तो करना है। तो लेकिन वो क्योंकि वो बेचारा मुश्किल फैसले ले रहा था तो उसको क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान था, और क्रिटिसाइज कर 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 उसको निकाल दिया। अच्छा, ये कहा जाता है अगर कोई गलत फैसले लेता है तो फिर आगे उसकी मकबूलियत में कमी हो जाती है और फिर बाद में अवाम उसको मुस्तरद कर देती उल्टा है, है। आई बिलीव। लेकिन यहाँ तो हम ये कहते हैं जी खान साहब की हुकूमत में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी खान साहब की मकबूलियत भी बहुत ज्यादा है। नहीं, वो क्यों उल्टा ऐसा? है, उल्टा है ना। देखें, अच्छा। खान साहब ने पेट्रोल पे सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी, पॉपुलर होके गए। मिफ्ता ने वो सब्सिडी खत्म की, कीमत बढ़ाई, जो एग्रीमेंट आईएमएफ से था जो वो ब्रीच नहीं करना चाह रहा था, वो बेचारा अनपॉपुलर हुआ। तो यहाँ पे तो उल्टा है। इफ़ यू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस तो यहाँ पर आपको गालियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। अगर आप आसान फैसले लेते हैं तो वो इजी है। और ये तो आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख लें, पिछले 6 दिन से वो 4 एक्ट्रेसेस हैं, उन्हीं की तस्वीर लगा लगा के पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जो कर रही है, यानी इतने सीरियस इश्यूज हैं मुल्क के, और पाकिस्तान के लोग जो कर रहे हैं, तो वो आपको बड़ा कैटेगोरिकली पता लगता है कि अगर आपने पॉपुलर बात करनी है तो आप चीप किस्म की बातें करना शुरू कर दें, आप इमेंसली पॉपुलर हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बातें करेंगे, समझदारी की बातें करेंगे, तो फिर हो सकता है कि कम लोग आपकी तरफ घास डालें। और ये हमने अपनी सियासत में देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी पॉपुलर नहीं होते, वो बेचारे पीछे इन द सेकेंड एंड थर्ड रो ही रहते हैं। आगे वो लोग आ जाते हैं जिनके पास आर्ट ऑफ रिटोरिक होता है, और वो मजहब को इस्तेमाल करते हैं, वो बाकी जज्बात को इस्तेमाल करते हैं, तमाम कार्ड यूज होते हैं, वो उसको हमारे इस्तेमाल जितने भी करते हैं। सियासतदान हैं तमाम कार्ड यूज कर भी चुके हैं, और इसमें सबसे बड़ा सहरा जो है इमरान खान साहब को भी मिलता है कि आज वैसे मैं जस्ट एडिंग वन थिंग हियर, खान साहब की मुझे आज सबसे मजे की बात ये लगी कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है, नहीं वो बात मुझे इंतहाई मजे की लगी ना। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा अपने आप को हर फन मौला समझते थे, और ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान को सब कुछ आता हो। तो मैं सोच रहा था कि एक इंसान वो भी है जिनको उज़्बेकिस्तान से ज्यादा उज़्बेकियों की हिस्ट्री पता थी, जिनको वेस्ट का पूरा पता है, जिनको ऑस्ट्रेलिया का पूरा पता है, जिनको मिलिट्री का पता है, जिनको कानून का पता है, दुनिया की हर चीज का उनको पता है। बट बड़ा आयरॉनिक था कि वो एक जनरल के बारे में बैठ के ये बात नहीं, कर रहे हमने थे। ऐसे भी हुक्मरान देखे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स कौन से मुल्कों से लगते हैं। हमने ऐसे हुक्मरानों को भी लेकिन बहुत उनको ये पता होता है, उनको ये पता होता है कि खवातीन को कैसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि फिर रेप ना हो, ये उनको पता होता है। चले, ये भी ऐसी हमारे बहुत को सारी बताना चीजें हैं जिसको देखिए सियासत में बिलो द बेल्ट सियासत जो इस वक्त आ गई है, जिसको बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा है, और हम सभी इसको कंडेम कर रहे हैं कि जी ये वाली सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी की ऑडियो लीक, किसी की वीडियो लीक। लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कुछ अरसे पहले की बात है कि कहा जाता था कि अब तो एक और ऑडियो आने वाली है, एक और वीडियो आने वाली है, तो फिर खुद पे गुजरेगी तो कुछ तो होगा। लेकिन बहरहाल इस सियासत को खत्म होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन रिजवान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ साहब का ताल्लुक है जी। कैप्टन रिटायर्ड रिजवान खान साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सर, इस वक्त हम थोड़े से पॉलिटिकल व्यू पे तो जाएंगे, लेकिन इस वक्त आज मेरे प्रोग्राम में खास तौर पे इस बात पे बात हो रही है, हम क्यों हमेशा पहली गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपकी गवर्नमेंट आई है, आपने कहा पहले वाले छोड़ते, उन्होंने सब कुछ लूट के खा लिया। आज पाकिस्तान में महंगाई बिल्कुल अपने उरूज पे है और इसकी जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट को ठहराया जाता है। पाकिस्तानी अवाम जाए तो कहाँ जाए?
थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, बात समझने की ये है कि जो हमारी मौरूसी सियासत रही है, गद्दी नशीनी की सियासत, जो मज़ारों पे, कब्रों पे और शहीदों के लहूओं के ऊपर हमेशा बिकती रही है, पाकिस्तान में सियासत तो जिसका प्रचार हमेशा रहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का हमेशा प्रचार किया जाता है, लेकिन जमहूरियत कहीं नजर आ नहीं रही है। तो जमहूरियत है क्या फिर पाकिस्तान में? व्हाट इज डेमोक्रेसी? और हम जो इदारों के ऊपर नाम देते हैं और उनका तस्करा करते हैं कि इदारे क्या कर रहे हैं, और इदारों को सवालिया निशान और तनकीद का निशाना भी बना रहे होते हैं, चाहे वो हमारे इत्तेहादी हों या हमारे इख्तिलाफ रखने वाली सियासी पार्टियां हों। देखिए, असल में प्रॉब्लम यह है, हमें प्रॉब्लम सोचना है। अगर तो आपने प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ये बात करनी है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा गुजर जाए, तो मैं उस पे भी, उस मौसम पे बात करने, तो हमें ये समझना है कि हमें ये समझना है कि हमें पाकिस्तान को कैसे बचाना है। देखिए, पाकिस्तान इस तरीके से बच सकता है कि इस वक्त आप जो है ना, वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहाँ खड़ा है, आप इसके ऊपर बात करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है और हम उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? मतलब कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा पाकिस्तान में, कोई भी शख्स। सर, मेरा सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन बनेगा? प्लीज लेट मी कंक्लूड। जी सर। कोई शख्स इस चीज की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में जो माशी नुकसान है, जो कि बैकबोन होती है। देखिए, आप अपना घर को, अगर आप अपने घर को मैनेज कर रही हैं, या ये मेरे फाजिल दोस्त या मेहमान अपने घर को मैनेज करते हैं, तो वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और लुक आफ्टर करते होंगे और उसके मुताबिक अपने घर को लेकर चलते होंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहां तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। हर बंदा बोलता है कि नहीं, वो उनका कसूर था, चलें जी, वो पीटीआई का कसूर है, या पीपीपी का कसूर है, या जो पीएमएल का कसूर है, या फलाने का कसूर है। दूसरी चीज ये है कि जब तक हमारी जुडिशरी नहीं बनेगी, हम पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल मैंने चंद आपने कहा कि इदारों की बात नहीं करनी, वरना मैं कोई बात कर देती। इदारों की बात नहीं करनी है हमें। हम तो इस वक्त, चलिए थोड़ी देर बाद हम चंक में बात करते हैं इदारों की। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो 8 महीनों में हमने खौफनाक सूरत हाल देखी, और आप मानेंगे खौफनाक सूरत हाल हो गई है, पाकिस्तानी अवाम मान रही है, लेकिन उसका जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट को माना जाता है। आपकी साबका गवर्नमेंट जो थी, उसके पास ऐसे लोग नहीं थे, ऐसी पॉलिसीज नहीं थी कि वो चला सके, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और आगे भी आप आएंगे तो सर, क्या आपके, अगर आप आते हैं तो क्या आपके पास कोई पॉलिसीज हैं कि इन सब चीजों से पाकिस्तान को निकाला जा सके? नहीं, मतलब आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एकतरफा सोच की अक्कासी करती हुई नजर आ रही हैं। आई थिंक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपोजिशन लीडर बात कर रहा है मेरे साथ, माजरत के साथ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मतलब इस आटे का थैला 2800 रुपये हो गया, तो उसकी जिम्मेदार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? या अगर इस मुल्क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और कुछ चोरों को बिठा दिया जाता है, और पाकिस्तान का जो डेप्थ था, आप मेरे साथ लॉजिकल बात किया करें कि जब पाकिस्तान के ऊपर बोलने का मौका दीजिए प्लीज। अगर पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 90 अरब डॉलर था और आज 127 अरब डॉलर अगर हो गया है, तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर क्या आईएमएफ आज आपको जो है ना, जिन टर्म्स के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? अगर आज जो है एनआरओ का नए एनआरओ 2 दे दिया गया कई लोगों की वजह से, तो क्या वो पाकिस्तान, उसकी जिम्मेदार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? अगर क्या सोयाबीन या आटा या गंदुम की रिफ्रेशमेंट और रिफर्बिशमेंट का कोई निजाम नहीं क्रिएट किया गया, तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? बस करें जनाब, अब तो आप लोग सिर्फ ये बात करें कि हमें पाकिस्तान को कहां लेकर जाना है।
पाकिस्तान तो कहीं नहीं लेकर जा रहा। एक रात के अंदर पाकिस्तान 30 बिलियन US डॉलर के नीचे आया मोहतरमा। जी सर, मैं यही बात कर रही हूँ। बिल्कुल सर, मैं कतई कलामी की माजरत एक चीज ऐड कर दूं, फिर आपके पास पूरा ग्राउंड मौजूद है। मैंने ये बात इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट का नैरेटिव बयान किया और ये कहा कि क्या इन हालात के बाद आगे अगर आपकी गवर्नमेंट आती है, आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है, तो क्या आपके पास ऐसी पॉलिसीज मौजूद हैं कि आप मुल्क को फिर से अपने पांव पे खड़ा कर सकें और मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद दे सके? मेरा क्वेश्चन ये था, शायद सुनने में ये समझने में कुछ थैंक यू। अगर आप मुझे बोलने का मौका दें, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में मौजूद है। देखिए इस वक्त मैं उसकी एक मिसाल देने की कोशिश करता हूं कि रशिया जैसा कंट्री जो कभी भी आपके अलाइंस नहीं रहे और हमारी कभी भी उनके साथ अलाइनमेंट नहीं रही है, वो आपको तेल और गैस एनर्जी देने के लिए तैयार थे। लेकिन आपकी मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम उनसे मांगने गए कि वो जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ऑयल एंड गैस दे रहे थे वो हमें दे दें। दे रिफ्यूज। सो इसका बेसिक मकसद क्या? मकसद समझना है। मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल लॉबी है, वो इस चीज पे राजी नहीं है कि वो मौजूदा हुक्मरानों को कोई भी रिलैक्सेशन दे सके। नीदर IMF। देखिए ना, अगर आप यूके में एक अपडेट दे दूं आपको सर, एक अपडेट मुझे देने देंगे आप? मेरी बात आखिरी जुमले के बाद आप प्लीज मुझे सवाल कीजिएगा। देखिए आप यूके जाते हैं, यूके की अदालत के अंदर आपका वजीर आजम जो है ना वो बैठ के बोलता है, उसके ऊपर एलिगेशंस लग जाती हैं। देखिए जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एतबार खो देंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा उस वक्त जब आपके पास कोई ईमानदार लीडरशिप मौजूद होगी। पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे पास एक ईमानदार लीडरशिप जो आई थी उसको भी अब मैं डबल क्रॉस या ट्रिपल क्रॉस में कुछ बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आपका सवाल मुख्तलिफ है, उसको हटा दिया गया। हम तो ये कह रहे हैं कि वी आर केपेबल ऑफ, वी कैन डू दैट। हमने अगर 90 बिलियन US डॉलर में से 3 साल में 7 बिलियन US डॉलर का लोन वापस किया था और एक रात में इस पाकिस्तान मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर 32 अरब डॉलर चढ़ा दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है वो शख्स? वो कौन है? ठीक है सर, मैं एक अपडेट दे दूं। मुस्लिम लीग नून का आज की तारीख का बयान मैं बता दूं। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते बाद हमसे पूछेगा रशिया से तेल आ रहा है। 2 हफ्ते बाद क्या हो रहा है? रशिया से तेल के हवाले से तमाम माहिदात हो चुके हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो उसके बाद मामला काफी बेहतर होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना छोड़ दें आप लोग और आप सिर्फ इस चीज को समझ लें कि आपकी हुकूमत जो है वो ऑयल और गैस के ऊपर जो लिवी चार्जेस है वो 70 रुपए से 100 रुपए करने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुल्क की तबाही है उसके अंदर फिर आप भी हिस्सेदार मत बने, क्योंकि 30 रुपए मजीद जो है ना वो डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी और गैस और सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं। मैं आखिरी बात आपसे पूछूंगी, ये जो आपने लेवी चार्जेस की बात की, ये तो IMF वाले मायदे पे हुआ था और ये मायदा उस वक्त हुआ था जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बात कही थी कि होना चाहिए। उस पर क्या कॉमेंट करेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे सिर्फ ये बताएं मेरी बहन कि आपने वो जो मुआहदा IMF के साथ हुआ था वो कभी पढ़ा है आपने? सर IMF के आपकी जो वेबसाइट है उस पर तमाम चीजें मौजूद है। हम तो पढ़े लिखे थोड़े से पढ़े लिखे साथ आप एक सवाल कर रही है ना, जो पाकिस्तान की अवाम मेट्रो चैनल जो है वो इस वक्त कराची सिंध पाकिस्तान सर हमने बिल्कुल पढ़ा है सर, और ये माहिदा में तमाम आपने जब ये सवाल किया क्या आपने वो माहिदा पढ़ा है? सर मैं तो बता रही हूँ सर मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ काट पीट वाली, मैं सहाफत की डॉक्टर हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैं बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ये माहिदा पढ़ना चाहता है तो वेबसाइट्स पे मौजूद है, ऑफिशियल या IMF के वेबसाइट्स पे कि क्या मौजूद है। बहुत शुक्रिया। तो फिर आप उसमें पढ़ ले कि ये जो आप रेफरेंस कोट कर रही हैं कि IMF जो है वो हमने PTI ने कोई माहिदा करके जो है इस पाकिस्तानी अवाम पे जुल्म कर दिया है, वो आप ये गलत पोस्ट नहीं करे ना। आप उस IMF माहिदे की शिक का अगर कोई रेफरेंस दें कि
IMF का मुआहदा जो PTI के साथ हुआ था उसका रेफरेंस नंबर सेक्शन 2F ये कहता है, तो मैं आपकी बात मानूं, आप तो PTI को डिफेम कर रही है मोहतरमा, कि जो IMF का मुआहदा हुआ था, कौन सा मुआहदा हुआ था वो बताएं मुझे जी। ठीक है सर, अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। मैंने नैरेटिव बयान किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैंने पढ़ा है, मैंने ये नहीं कहा कि ये बात मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ। इसको मैं क्लियर कर दूं। अली की तरफ आएंगे। अली, मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है मेरे पास, आप बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट व्हाट माय फ्रेंड फ्रॉम PTI वाज सेइंग। 2 या 3 चीज़ें हैं जो मैं बड़ा कैटेगोरिकली मैं सामने रखूं। एक तो ये कुछ मुल्कों के अंदर बड़ी स्टुपिडिटी होती है कि हम आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। जब हम रशिया जाते हैं, देयर इज नो इमरान खान, देयर इज नो नवाज शरीफ, देयर इज नो बिलावल भुट्टो, देयर इज नो शहबाज शरीफ, हुएवर इज गोइंग देयर एज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। और ये स्टेट टू स्टेट के जो ताल्लुकात होते हैं, ये गली मोहल्ले करियाने स्टोर नहीं है कि इसको मैं उधार दे दूंगा, इसको मैं उधार नहीं दूंगा। ये स्टेट टू स्टेट होते हैं, रियल पॉलिटिक पे होते हैं, हर मुल्क अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा होता है। तो एक तो ये बातें मेरा ख्याल है आपस में करना, बेशक कोई तरीके इंसाफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, इंतहाई चाइल्डिश बात है कि इनको देने को तैयार नहीं है क्योंकि ये बेईमान है। हमें पुतिन भी ईमानदार मानता है और रशियन भी हमें ईमानदार मानते हैं। मैं नहीं समझता कि दिस इज समथिंग दैट शुड बी सेड, स्पेशली फ्रॉम समबडी हु बिलोंग्स टू अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बात यह है कि वो इंटरनेशनल लॉबी की बात हुई, तो पुतिन की तो खुद पूरे यूरोप से और पूरे अमेरिका से फटा चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस पूरे यूरोप में पैदा हुआ है। क्या हमें इन चीज़ों का नहीं पता? हमें इन चीज़ों का पता है। तो पाकिस्तान ने भी जो भी लाइन ट्रेड करनी है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर करनी है। इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट अहमियत नहीं रखता, ना तरीके इंसाफ का नैरेटिव है। लेकिन वो जो बात है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो नाराज हो गए हमसे, जिसकी वजह से मजीद डॉलर के हवाले से मसाइल हुए हैं और वे कहते जी नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट नहीं है। अगर खान साहब होते तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। अली, इस पे क्या कमेंट करेंगे? दैट इज अ वेरी स्टूपिड आर्गुमेंट, दैट इज अ वेरी स्टूपिड आर्गुमेंट। हम किसी से भीख तो मांग नहीं रहे भाई। अगर कोई ओवरसीज में रहता है, ही इज नॉट डूइंग मी अ फेवर. He's left Pakistan. He's not doing me a favor. I had the chance to go to the UK. I am here in my country. I am serving here in my country. बहुत से लोग कर रहे हैं, तो कोई फेवर किसी के ऊपर नहीं कर रहा। अगर कोई पैसे रेमिटेंस भेजता है, अपनी माँ को भेजता है, अपने बाप को भेजता है, तो वो हुकूमत के खजाने में पैसे भेज रहे हैं। नहीं भेजेंगे ना भेजें। ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी कहूंगी और यहाँ वाले लोगों को भी, आप तराजू हाथ में रखें, जरा सा सोच लें। हम किसी के भी खिलाफ बात नहीं कर रहे। आप हमारी जान छोड़ें, आप ये नेशनैलिटी रिवोक कर देना, छोड़ें ओवरसीज पाकिस्तानियन। ये क्या बात हुई? रेमिटेंस अपने घर पे भेज रहे हो या कोई हमारे लिए कोई चैरिटी कर रहे हो? हमारे लिए तमाम इज्जत के काबिल हैं और बेहतराम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मंतकी अंदाज में सोचने की जरूरत है। मुसर्रत, आपकी तरफ आएंगे। क्यों आप लोगों की हुकूमत पे कोई एतमाद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे? क्या जवाब देंगे इसका? अब आप ये मत कह दीजिएगा आप यहाँ पे जो है वो हमारी अपोजिशन करने बैठी। मैं सिर्फ नैरेटिव बयान नहीं जी, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बचकाना जो है ना सोच नहीं है हमारी सियासी जो जमात की। और मैं एक सियासत की स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं समझती हूँ कि मेरी इतनी ऐसी सोच हो सकती है जिस तरह के मेरे भाई ने सोचा कि जी खान साहब बहुत ईमानदार थे और खान साहब रशिया गए तो खान साहब को वो सब कुछ हाथों देने के लिए तैयार थे और कह रहे थे खान साहब अभी कंटेनर भर के और अभी ले जाएंगे। इस तरह की बातें नहीं होती, बच्चों वाली बातें ना किया करें। बात दरअसल ये है कि वो कोई भी एग्रीमेंट होता है, जब भी कोई भी, जिस तरह से मेरा भाई कह रहा है, बिल्कुल मैं ऐसे एग्रीड करती हूँ कि जब भी अगर कोई लेन देन या कोई कमिटमेंट होती है या कोई एग्रीमेंट होता है, वो कंट्री टू कंट्री होता है। वो PTI, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे हाँ ये ज़रूर चीज़ है देखी जाती है कि अगर अपनी मुल्क के अंदर किस पार्टी ने कितनी स्ट्रगल की है या कितना कंट्रीब्यूट किया है या वो सियासी जमात का लीडर कितना फुल फ्लैश होके एग्रीमेंट को फॉलो कर सकता है। ये नहीं है कि जी हमने कीमतें कम कर दी, हमने वाह कर दी। तो खान साहब ने तो खुद ही कहा था ना कि मैंने कीमतें कम की हैं या मैंने सब कुछ किया तो गड़े खोद के जा रहा हूं इनके लिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है सना, ये खान साहब के अल्फाज थे कि जो कुछ मैंने किया है इनके लिए गड़े खोदें। तो खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन लीडर्स या अपने जो उनके अपोजिट लोग थे उनके लिए गड़े नहीं खोदे, उन्होंने अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए गड़े खोदे। अगर इस किस्म का जो उनका अपना जाती बयान था और फिर वो खुद ही कहते हैं कि बड़ा लीडर वही होता है जो यू टर्न ले ले। तो देखें,
मैं समझती हूँ कि इस किस्म की बातें कहने से बेहतर यही है कि आप आए, बैठ के बात करें। पहले भी अपोजिशन की तमाम जमातें थी और खान साहब गवर्नमेंट में थे तो कहते थे कि आप आए और बैठ के बात करें और बैठकर मुल्क को लेकर अच्छी तरफ चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मेरे चेयरमैन हैं, उन्होंने तो कई दफा कहा खान साहब आप बेहतर काम करें, मेरी पार्टी आपके साथ होगी। तो आज वो क्यों नहीं बैठते, आके बैठे ना, सिर्फ और सिर्फ खान साहब करवा ले, मैं बैठने के लिए तैयार। देखिए मेरी बात सुने, क्या इलेक्शन इतना आसान है सना? हमारे मुल्क के हालात आप देखें, अगर खान साहब की अपनी गवर्नमेंट होती तो कहते पूरे 5 साल मुझे नहीं करने दिए गए, 5 साल होने चाहिए थे। 5 साल में कितना टाइम रहता है? पूरा टाइम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून या कोई भी जमात अवाम के पास जाएगी और अवाम उन्हें रिजेक्ट करेगी ना, तो ये कौन होते हैं खान साहब कहने वाले? जी आज के बाद कोई बंदा 200, 1000, 4000 लोग लेके चले जाए, प्रोटेस्ट कर ले और वो कहे मैंने ये नहीं ये करना है, तो आपकी बात तो नहीं मानी जाएगी ना। बात तो ये है कि जब 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, आपके मामला तय हो जाएंगे, आप ब्लैकमेल करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, आप लोगों को गलत गाइड करेंगे, अवाम को गुमराह करेंगे, तो ये चीजें तो नहीं होती। खान साहब खुद ही कहते थे कि जी जब इनकी गवर्नमेंट थी, कोई अगर प्रोटेस्ट करने गया, जी मुल्की हालात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ दे रहे हैं, रिलीफ नहीं देने दे रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुल्क इससे पीछे चला जाता है। और जब खान साहब इस तरह के कोई इकदाम करते हैं, वो कहते हैं जी मैं अवाम के लिए कर रहा हूं, जबकि वो अपनी जात वो समझते हैं कि जी मैं ही वजीर आजम रहूं, मैं हूं और मेरी बकरी हो तो फिर तो ठीक है। और अगर कोई और इक़्तिदार में आता है तो वो मुनाफिक भी हो जाता है, उनको गालम गलोच भी करते हैं। वही सादिक और अमीन है, इतने बड़े सादिक और अमीन है कि इतनी इनकी वक़्त नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने घर तक बनी गाला तक रोड बनाने के लिए उन्हें घड़ी बेचनी पड़ी। ये तो इनकी लॉजिक है, ये तो इनकी सियासत है। तब अनाड़ी लोग हैं, ये मुल्क क्या खाक चलाएंगे? और फिर कहते हैं आए जी इलेक्शन करें। हम देखें इलेक्शन कर होंगे और यकीनन होंगे अगर अवाम आपको अख्तियार देती है, अवाम आपको मुंतखब करती है, तो यकीनी सी बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उसका एहतराम करेंगे। ऐसा ही है, इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे, लेकिन इलेक्शन के लिए जो इमरान खान साहब की एक बात थी कि पहले पंजाब की असेंबली तहलील होगी, उसके बाद हम केपी करेंगे और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। इस्तीफों वाले मामला भी थे, लेकिन इस वक्त एतमाद का वोट लेना है परवेज इलाही साहब को और वो मामला कुछ टकमकाता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है रिजवान, हमारे साथ मौजूद है। रिजवान से कुछ पंजाब की सियासत के हवाले से बात करेंगे। रिजवान, पंजाब की सियासत में इस वक्त आप क्या समझते हैं, परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले सकेंगे? जी मेरी बहन, आपका थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। परवेज इलाही साहब जो है वो बिल्कुल पंजाब से जो है ना वो ना सिर्फ एतमाद का वोट लेंगे, बल्कि ये जो गंदी सियासत मेरी बहन कर रही है ना, ये लोग मुस्लिम लीग नून की जमातें और वो पता नहीं चोरों की सियासत करने वाली जमातें जो इधर उधर से वापस आ रहे हैं, जो एनआरओज ले रहे हैं, जो कौमी असम्बली से बिल पास कर रहे हैं। और मेरी एक प्यारी सी मेरी एक बहन जो थी वो एक मेरा जुमला बोल रही थी कि ये नाअहल लोग हैं। बहन, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम जो है ना वो आप सिंध पीपल्स पार्टी रख लें, क्योंकि ना तो आप पंजाब में मौजूद है, ना आप केपी में मौजूद है और ना अब आप बलूचिस्तान में मौजूद है, और इंशाल्लाह आज के बाद आप लोग होंगे भी नहीं। तो हम तो पंजाब में वोट ले लेंगे, हम एक नहीं, हम पंजाब में भी मौजूद हैं, हम बलूचिस्तान में भी मौजूद हैं, हम सिंध में भी मौजूद हैं, हम केपी में भी मौजूद हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद हैं और हम कश्मीर में भी मौजूद हैं। तो ये जो आप लोगों ने गद्दी नशीनी की सियासत का राग अलाप के आप लोगों ने जो मुल्तान में गद्दी नशीनी नजर नहीं आई रिजवान आपको? जी मैंने कहा मुल्तान में आपको गद्दी नशीन नजर नहीं आए, जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी का बेटा, शाह महमूद कुरैशी की बेटी। सर मैं अपनी बहन का सवाल का जवाब दे लूं आपके? मैंने जी, प्लीज आप जरूर दीजिए। उसका जवाब देने के साथ साथ आपके सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, बात यह है कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर लियाकत जतोई भी मौजूद हैं, अरबाब गुलाम रहीम भी मौजूद हैं, गौस अली शाह भी मौजूद हैं, मुबीन जतोई भी मौजूद हैं, और हैदराबाद के अंदर इंशाल्लाह हम मेयर भी लेकर आएंगे। बात यह है कि आप लोग कहाँ हैं, आप लोगों ने किया क्या है? सवाल यह है कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है? आपने कुछ भी नहीं दिया। आप हमें फंसा देते हैं सिर्फ और सिर्फ वो आइन और कानून के दायरों के अंदर, उस कानून के लूप होल्स के अंदर फंसा रहे हैं, उन तब्दीली करने वाले लोगों के अंदर
जहां आप खेलने के आदी हैं। मतलब आप मुझे ईमानदारी से, मेरी बहन, आप मुझे एक बात बताइए, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। मेरा आपसे सियासी ताल्लुक के हवाले से सवाल नहीं है, मेरा आपसे एक पाकिस्तानी होने के ताल्लुक से सवाल है। आप ना सिर्फ सिंध के अंदर एजुकेशन के क्या आप मुझे बता सकती है कि सिंध के अंदर एजुकेशन के अंदर कितने स्कूल मौजूद हैं? 52,000, 52,000 स्कूल हैं। 52,000 स्कूलों के अंदर कितने स्कूल चल रहे हैं, ये बता सकती हैं आप? नहीं बता सकती चलिए हैं आप। रिजवान, आपका मौका आ गया आप तो बोले ना इस सूबे को ना वो कहते ना, बिजा तीर बिजा भल्ले के ऊपर जो है ना, अपने सूबे को तबाह कर दिया। बस करते हैं इस गाने को, अब इस पाकिस्तान का सोच लें। हमारी वो मोहतरमा एक लीडर थी, विजन रखती थी, हम उनको मानते हैं। हम जुल्फकार अली भुट्टो साहब की सलाहियतों को भी मानते हैं। आई विश के जुल्फकार अली भुट्टो साहब मौजूद होते। ये जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थोड़ी है, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थोड़ी है। ये तो किसी पलीजों की पार्टी है, ये तो किसी जरदारी की पार्टी है, ये तो किसी पीछों की पार्टी है, ये किसी अदी की पार्टी है। चलिए रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौका हमारे पास आया। हम लेकिन पंजाब की सियासत पे आखिरी चंक पे जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जरूरी है इस पे बात करना। अली प्लीज। जी, मैं आपको भी वक्त दे रही हूँ। अली, पंजाब की सियासत, हमें तो ये इत्तलात आ रही हैं, और अभी एक जो उनके इत्तेहादी थे उन्होंने भी कहा कि एतमाद के वोट नहीं देंगे वो परवेज इलाही साहब को। खुद पीटीआई के लोग भी नहीं देना चाहते, जो इत्तलात हैं, और काफ लीग वाले भी उस दिन गैर हाजिर होंगे, ये भी जराए कह रहे हैं। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? सिर्फ पीटीआई भी हो तो ही विल विन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उस दिन तो एक चीज मैनेज करनी है सिर्फ। देखिए 130 आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो तो होना है ऑन द मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उधर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 लोग आते हैं, तो जो 51 वोट्स ले जाएगा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले जाएगा। तो परवेज इलाही वुड रिटेन। बहुत आसान है। मुश्किल तब होता है जब आप लेके आते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर आपको टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए होती है, विच मींस के अब लोग जितने मर्जी हो, जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी यानी 186 जो पंजाब असेंबली में है, 186 मेंबर्स चाहिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, और ठीक है, आप ये समझते हैं कि जी ठीक है, मैं मुसरत को भी वक्त दूंगी। मुसरत, प्रोग्राम का आखिरी लम्हा है और आपसे मैं राय लेना चाहूँगी। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि रिजवान ने बहुत सारी बातें की, मुझे बचकाना बातों का जवाब देने का शौक़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कह रहे थे कि मुल्क के लिए हमने क्या किया, तो मैं उन्हें क्या बताऊं कि अगर वो लिखने भी बैठ जाए ना तो कम नहीं होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए किया, जो शहीद बाबा ने इस मुल्क के लिए किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क के लिए किया, मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क के लिए जो हालात उस वक्त थे उन्होंने किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसी मिशन पे चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कभी पेजो की, फलानी की, फलाने की। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ ना कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि कोई एक लग के बैठा हुआ है तो फलाने की। आप हमारे मामलात को ना देखें, अपने मामलात को देखें कि किसकी पार्टी है किसकी नहीं है। आवाम देख रही है कि कौन सिलेक्टेड था, और जो सिलेक्टेड थे अब उनका हाल भी आवाम देगी, क्योंकि कोई मसला नहीं है। 2023 स्टार्ट हो चुका है और जब इलेक्शन होंगे तो पता चला होगा कि सिर्फ नाम ही होगा पीटीआई का, लोग आपको वोट इंशाल्लाह नहीं देंगे। आप जलसे जलूसों में नाच गाने गा के समझते हैं कि आपके साथ लोग मौजूद हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप जो है ना अपने गाने और ये चीजें छोड़ें, इस तरह की बचकाना बातें मत किया करें, वो काम करें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने टाइम में करोड़ों नौकरियां भी दे दी, लाखों घर भी दे दिया, इतना अच्छा काम आपने किया जिससे आवाम आपको वोट जरूर देगी। मुसरत, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर, बहुत शुक्रिया। और कैप्टन रिटायर्ड रिजवान खान साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे मुल्क पे वही दुआ है वो लोग आए जो मेरे मुल्क की हिफाजत करें, इसके मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।